विशेषण, क्रिया, अव्यय से संबंधित या अन्य प्रकार की अशुद्धियों को शुद्ध करना ही वाक्य शुद्धि है। मैं सुबह उठकर पूरा काम खत्म कर दी। इस तरह का एक यहाँ पर कर का एक इस्तेमाल करते हैं। वहाँ क्या है, पूर्वकालिक प्रत्यय में मुझसे मत पूछो, इस तरह का एक यहाँ पर क्या करना, सर्वनाम में यहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। विशेषण का मतलब कोई भी एक चीज की हमें विशेषता दिखाई देती है, वही विशेषण होता है। नमस्कार, मैं हूं मेहरताज, अत्युत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे जितने भी प्रथम पीयूसी के विद्यार्थी हैं, उन सभी को मेरी कक्षा में स्वागत है। आज आपका प्रथम पीयूसी के जो व्याकरण भाग में जाएंगे तो वहां आपका जो व्याकरण में है वाक्य शुद्ध कीजिए। यहाँ वाक्य शुद्ध कीजिए आपको 5 अंक में आ जाएगा। तो इस तरह 5 अंक में आ जाएगा, जैसे कि कोई भी एक वाक्य रहता है उसे किस तरह अशुद्धि रहती है, उसे शुद्धिकरण किस तरह करना चाहिए, इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले वाक्य शुद्धि में वहाँ किस तरह एक परिभाषा रहती है, कौन कौन से एक भाषा का इस्तेमाल करके वह वाक्य को शुद्धिकरण करना चाहिए कहकर समझाऊंगी। देखिए, सबसे पहले वाक्य शुद्धि की परिभाषा, वो कौन सी एक भाषाएं में यहाँ पर शुद्ध करना चाहिए। देखिए, वाक्य रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से संबंधित या अन्य प्रकार की अशुद्धियों को शुद्ध करना ही वाक्य शुद्धि है। तो वाक्य शुद्धि में कौन सी एक चीजों का है इस्तेमाल करते हैं। देखिए, संज्ञा में जो वाक्य शुद्धि करना चाहिए, सर्वनाम में शुद्धि करना चाहिए और विशेषण में शुद्धि करना चाहिए। दूसरा, क्रिया में शुद्धिकरण करना चाहिए। अव्यय से संबंधित या अन्य प्रकार की अशुद्धियों को शुद्ध करना ही वाक्य शुद्धिकरण, जो अन्य प्रकार के जो अशुद्धियां रहती है उसे शुद्ध करना ही क्या है, वाक्य शुद्धिकरण कहकर बुलाया जाता है। तो दूसरा देखिए, किसी भी वाक्य को लिखने में प्रयुक्त वर्ण के क्रम को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। तो दूसरी एक भाषा में यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर वर्तनी या अक्षरी किसे कहते हैं, या जो अक्षर कहकर किसे कहते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि किसी भी वाक्य को लिखने में प्रयुक्त वर्ण के क्रम को, जो किसी भी एक क्या करते हैं, वाक्य को हम जब लिखते हैं, वो लिखने के समय जो प्रयुक्त वर्ण के क्रम को, जो वो प्रयुक्त जो वर्ण का जब हम लिखते हैं तो कोई भी वाक्य उसे प्रयुक्त एक वर्ण का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि कोई भी एक हम भाषा एक वाक्य बताते हैं तो कोई भी वाक्य बताने के समय कौन सा एक वर्ण का इस्तेमाल करना चाहिए, वही क्या होता है, अक्षरी कहकर बुलाया जाता है। तो हम जब वाक्य बना रहे हैं, पेड़ पर पक्षी बैठा है कहकर हम बताते हैं तो पेड़ पर की जगह में पेड़ को, इस तरह ये वाक्य को, यहाँ पर कोई वाक्य क्या होता है, अशुद्धिकरण बन जाता है। तो वही यहाँ पर बता रहे, जो वाक्य बनाने के समय उस जो अक्षर का जब इस्तेमाल करते हैं उसे अक्षरी कहकर बुलाया जाता है। जो वर्ण का हम इस्तेमाल करते हैं वही यहाँ पर अक्षरी कहकर बुलाया करते हैं। तो दूसरे देखिए, वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण इकाई होता है। तो वाक्य क्या है, जब हमारी भाषा, जब हम वाक्य बनाते हैं तो हमारी जो भाषा रहती है वो भाषण से वहां पर क्या होती है, इकाई होता है। जब हम जो कोई भी एक वाक्य लिखते हैं या बोलते हैं तो वो एक तरह से शुद्धिकरण रहना चाहिए। वो उसका एक भाषा, जो वो वाक्य जब बताता है तो वहां पर एक भाषा का महत्वपूर्ण अति मुख्य है। जब हम कोई भी एक बातचीत कर रहे हैं और कोई भी एक दूसरे व्यक्ति के साथ हम बातचीत करने के समय वहां हम इस्तेमाल करने का भाषा रहती है, वो वहां पर भाषा ही महत्वपूर्ण देता है। जब हमारी जो बात करने की जो भाषा ठीक नहीं रहेगी तो वहां पर क्या होता है, अशुद्धिकरण बन जाता है। वही यहाँ पर बताते हैं कि
जो भाषा की महत्वपूर्ण क्या होता है, इकाई होता है, वह महत्वपूर्ण ही वहां पर इकाई दिखाई देता है। और लिखने या बोलने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ लिखा या कहा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। तो देखिए, जब हम कोई भी एक भाषा लिख रहे हैं, कोई भी एक वाक्य लिख रहे हैं, कोई एक पाठ लिख रहे हैं, कोई एक कविता लिख रहे हैं, कुछ भी एक वाक्य लिखने दीजिए, वहां पर जब लिखने के समय जो हमारा इस्तेमाल करने का जो भाषा रहती है, वो भाषा एक ठीक से रहनी चाहिए। लिखना या बोलने के समय जो इस्तेमाल करने की जो भाषा रहती है, वो बिल्कुल क्या रहना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। और स्पष्ट होने के साथ साथ व्याकरण की दृष्टि से हमें शुद्ध रहना चाहिए। जैसे शुद्ध का वाक्य इस्तेमाल करना चाहिए। व्याकरण की जब दृष्टि से हम जाएंगे तो सही एक वाक्य का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर वाक्य शुद्ध बनेगा। जब कोई भी एक क्या होता है, व्याकरण का जब वो वाक्य बनाने के समय कोई भी व्याकरण का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर शुद्धिकरण नहीं बनेगा, कहकर बताते हैं। दूसरा देखिए, वाक्यों के विभिन्न अंग यथास्थान होना चाहिए, साथ ही विराम चिन्हों का भी उचित जगहों पर प्रयोग होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पर बताते हैं कि वाक्यों के विभिन्न अंग यथास्थान होना चाहिए। ये यहाँ पर वाक्य जब हम बनाते हैं तो लिखते हैं तो जब बोलते हैं तो हर एक जगह भी वहां पर क्या होता है, विराम चिन्ह का एक इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी यहाँ पर अल्प विराम हो, पूर्ण विराम हो, प्रश्नार्थक चिन्ह हो, भावसूचक चिन्ह हो, इस तरह के एक विराम चिन्ह का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ व्याकरण ही नहीं, व्याकरण के साथ साथ वहां पर चिन्हों का भी सही तरीके से, सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए, तभी वहां पर वाक्य शुद्धिकरण बनता है, कहकर यहाँ पर बताते हैं। तो दूसरा देखिए, यहाँ पर जब इस परिभाषा आने के बाद यहाँ पता चलता है कि शुद्ध वर्तनी लिखने के कुछ नियम। जब यह परिभाषा कौन कौन सी तरीके से हमें लिखना चाहिए कहकर यहाँ पर मालूम हुआ, उसके बाद यहाँ पर पता चलता है कि शुद्ध वर्तनी लिखने के कुछ नियम रहते हैं। तो लिखना या बोलने के समय एक नियम का इस्तेमाल करना चाहिए। वो नियम का इस्तेमाल करेंगे तो ही वहाँ वाक्य शुद्धिकरण बन जाता है। तो सबसे पहले देखिए, हिंदी भाषा में विभिन्न चिन्ह सर्वनामों के अलावा शेष सभी शब्दों से अलग लिखे जाते हैं। तो पहला देखिए, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर हिंदी भाषा में विभिन्न क्या है, विभक्ति चिन्ह सर्वनामों के अलावा, जो विभक्ति चिन्ह के सर्वनाम के अलावा क्या है, शेष सभी शब्दों से अलग लिखे जाते हैं। सर्वनामों के अलावा शेष सभी शब्द क्या करते हैं, यहाँ पर अलग लिखे जाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, राधा को आम दे दो। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर राधा को आम दे दो, तो वहां पर क्या करें, यहाँ पर दो व्यक्तियों की बात हो रही है, वहां सर्वनाम का एक नाम आता है, दे दो, राधा को आम दे दो। यहाँ पर दे दो इस तरह का क्या होता है, वहां पर सर्वनाम का एक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहां पर भी पता चलता है कि जब भाषा लिखते समय जो सर्वनाम के अलावा किसी भी एक शब्दों से अलग लिखे जाते हैं। तो दूसरा देखिए, यदि सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्ह हो तो उसे सर्वनाम में मिलाकर लिखा जाना चाहिए। तो दूसरा क्या बता रहे हैं, यदि यहाँ पर क्या बता रहे, सर्वनाम के अलावा जो विभक्ति चिन्ह सर्वनामों के अलावा शेष सभी शब्दों से अलग लिखे जाते हैं। तो दूसरा, यदि सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्ह हो तो, सर्वनाम है वहां पर विभक्ति का एक चिन्ह हो तो, जैसे कि, से, के, लिए, इस तरह के एक चिन्ह हो तो उसे सर्वनाम में मिलाकर लिखा जाना चाहिए। जैसे कि हमको, आपको, किस लिए, तुमसे, उसने आदि, इस तरह के क्या होता है, यहाँ पर हमको क्या हो रहा है, यहाँ पर सर्वनाम, जैसे कि बहुत ज्यादा लोग हैं, वहां पर लोग इस तरह बताते कि हमको, इस तरह। दूसरा,
आपको, जो बहुत ज्यादा लोग रहते हैं या अकेला व्यक्ति हो या कोई बहुत ज्यादा व्यक्ति रहते हैं, तभी उन्हें आपको कहकर इस तरह सर्वनाम का एक इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, किस लिए, तुमसे, उसने, तो इस तरह तुमसे उसने इस तरह का एक इस्तेमाल करते, सर्वनाम का एक इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर विभक्ति चिन्ह मिलाकर, यहाँ सर्वनाम में मिलाकर लिखा जाना चाहिए। तो दूसरा देखिए, सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह होने पर पहला विभक्ति चिन्ह सर्वनाम में मिलाकर लिखा जाएगा और दूसरा अलग लिखा जाएगा। तो दूसरा सर्वनाम की बात यहाँ पर बता रहे, देखिए वहां पर सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह होने पर, जब सर्वनाम है वहां पर दो विभक्ति चिन्ह मिले हुए हैं, तो पर पहला विभक्ति चिन्ह सर्वनाम में मिलाकर लिखा जाएगा। जो दो विभक्ति चिन्ह रहते हैं और सर्वनाम रहता है, तभी पहला जो चिन्ह क्या करते हैं, यहाँ पर सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखा जाएगा, दूसरा अलग लिखा जाएगा। एक क्या करते हैं, मिलाकर सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्ह लिखते हैं, जैसा विभक्ति चिन्ह के साथ सर्वनाम के साथ यहाँ पर मिलाकर लिखते हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पर दूसरा अलग लिखा जाएगा। तो देखिए उदाहरण के लिए, इनमें से, आपके लिए, इस तरह का एक आदि एक स्थान रहता है। देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, पर एक तरह से सर्वनाम के साथ मिलाकर लिख सकते हैं विभक्ति चिन्ह को, दूसरी तरफ विभक्ति चिन्ह को सर्वनाम से अलग करके लिखा जाता है। जैसा कि यहाँ पर इनमें से, आपके लिए, इस तरह का एक उदाहरण हम देख सकते हैं। दूसरा देखिए, पूर्वकालिक प्रत्यय कर को क्रिया से मिलाकर लिखा जाता है। जैसे कि पूर्वकालिक प्रत्यय में क्या करते हैं, यहाँ पर कर को क्रिया से मिलाकर लिखा जाता है, जैसे सोकर, उठकर, खाकर आदि। तो यहाँ पर कर का एक इस्तेमाल हम करते हैं। पूर्वकालिक में यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ कर का एक इस्तेमाल करके यहाँ पर लिखा जाता है। जैसा कि हमने उठकर, उन्होंने खाना खाकर सो गए, मेहमान आकर गए। इस तरह उठकर, मैं सुबह उठकर पूरा काम खत्म कर दी। इस तरह का एक यहाँ पर कर का एक इस्तेमाल करते हैं, वहां क्या है, पूर्वकालिक प्रत्यय में। दूसरा देखिए, विराम चिन्हों का प्रयोग ना होने पर भी अशुद्ध हो जाती है। जब विराम चिन्ह यहाँ पर नहीं है, मैंने बताया पहले, जैसे कि अल्पविराम, पूर्ण विराम, कोई भी एक विराम चिन्ह नहीं हुआ, तो जिस जगह में जो हम वाक्य बना रहे हैं वहां पर विराम चिन्ह का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो तब भी वहां पर क्या होता है, वाक्य अशुद्ध बन जाता है। तो वही यहाँ पर, और अर्थ का अनर्थ हो जाता है, जैसे कि अर्थ ही नहीं बनता। जब वहां पर विराम चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अपने वाक्य सही ढंग से बनाकर रखे हैं, लेकिन वहां पर विराम चिन्ह का इस्तेमाल ही कोई, तो यहाँ पर सभी जगह पर यहाँ विराम चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कहीं कहीं पर यहाँ पर अल्प विराम, पूर्ण विराम का इस्तेमाल करना चाहिए, वह अति मुख्य है। जब अल्प विराम, पूर्ण विराम, कोई भी विराम चिन्ह का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वह वाक्य बनाकर भी अनर्थ हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए, रोको मत जाने दो। देखिए यहाँ रोको, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रोको का आगे यहाँ पर दूसरा यहाँ वाक्य बन रहा है, उसके आगे यहाँ पर वाक्य बन रहा है, तो वहां हमें क्या करना चाहिए, पूर्ण विराम का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा क्या है, मत जाने दो, तो यहाँ पर खत्म हो गया, जो वाक्य है खत्म हो रहा है, तो वहां पर पूर्ण विराम का इस्तेमाल किया गया है। तो वही यहाँ पर जो वाक्य बनाते हैं उस समय हमें विराम चिन्ह का इस्तेमाल करना अति मुख्य है। जब विराम चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वाक्य बनाकर भी क्या होता है, वहां अनर्थ बन जाएगा, अशुद्ध बन जाएगा, कहकर बताते हैं। दूसरा देखिए, और एक उदाहरण, संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। तो देखिए संज्ञा संबंधी अशुद्धियां, आपको सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां बताई, अभी संज्ञा संबंधी, जैसे कि नाउन, जैसे कि नाउन का मतलब जैसे कि नाम, कोई भी व्यक्ति का या वस्तु का, कोई भी किसी भी एक चीज का जो नाम रहता है उसे संज्ञा कहकर बुलाया जाता है। वही यहाँ पर अशुद्धिकरण में, जैसा शुद्धिकरण में बता रहे हैं कि
संज्ञा के संबंधी किस तरह अशुद्धियां होती है, वहां पर किस तरह शुद्धिकरण करना चाहिए कहकर बताते हैं। यहाँ पर क्या है, सीता क्या होगी, संज्ञा हो गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सीता ने यहाँ पर क्या हो रहा है, संज्ञा हो रहा है। संज्ञा में यहाँ पर बता रहे कि सीता ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई। जो लड़ियां करने का यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अशुद्धिकरण हो गया है। तो सीता भी एक क्या होता है, संज्ञा बन जाता है। लेकिन क्या गाई, वह गाई का एक कौन सा, गीता गाई, गीता के कौन सी एक लाइन, लाइन का यहाँ पर क्या हुआ है, अशुद्धिकरण बन गया है। तो देखिए सही तरीके से यहाँ पर सीता ने गीत की 2-4 कड़ियां गाई। तो कड़ियां जैसे कि लाइन, सीता ने क्या किया, गीत की 2-4 कड़ियां गाई कहकर यहाँ पर है। तो यहाँ पर लड़ियां हो गई थी, लड़ियों की जगह यहाँ पर कड़ियां हुआ है। तो वहां पर संज्ञा की एक अशुद्धिकरण हमें यहाँ पर दिखाई देता है, उसे यहाँ पर ठीक करना चाहिए। दूसरा देखिए, लिंग संबंधी अशुद्धिकरण। जो लिंग मालूम है आपको, जैसा जेंडर, स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो, इस तरह के एक लिंग के संबंधी अशुद्धिकरण बन जाती है, उसे किस तरह से ठीक करना चाहिए कहकर बताया गया है। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। तो देखिए परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बदलना। देखिए लिंग यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि लिंग संबंधी बदलना हो गया। यहाँ पर कौन सा हो गया, एक पुल्लिंग का स्थान हो गया। यहाँ पर सही तरीके से, सही ढंग से वाक्य नहीं बना है। तो वही यहाँ पर क्या बताना चाहिए, बदलनी चाहिए। परीक्षा की प्रणाली क्या करना चाहिए, हमें बदलनी, जैसे चेंज करना चाहिए। तो वहां पर बदलना हो गया था, तो बदलनी। यहाँ पर इस तरह के लिंग के संबंधी एक अशुद्धियां बन जाती है, इस अशुद्धियों को हमें ठीक तरीके से करना चाहिए। दूसरा देखिए, जब संज्ञा संबंधी हो गया, लिंग संबंधी अशुद्धियां हो गया, तीसरा है कारक संबंधी अशुद्धियां। तो बहुत ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि कारक में बहुत ज्यादा एक ये वर्णों का स्थान होता है, वर्णों का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि का, से, के लिए, की, पर, इस तरह के यहाँ पर कारक हमें दिखाई देते हैं। वही यहाँ पर बता रहे हैं कारक संबंधी अशुद्धियां हमें बहुत ज्यादा गलत करते हैं, इस गलती को यहाँ सुधारनी चाहिए। देखिए जैसे मैंने राम को पूछा, तो उसका सही उत्तर देखिए, जैसे मैंने राम को पूछा, को हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है ना, मैंने राम से पूछा, तो से यहाँ पर क्या करना चाहिए, कारक को बदलना चाहिए। कारक का एक ठीक तरीके से यहाँ पर बदलना चाहिए। जैसा कि नहीं आएगा, यहाँ पर को नहीं आएगा। जैसे कि देखिए मैंने राम को पूछा, कैसा हो जाता है वो वाक्य, राम को, मैंने राम से पूछा, यहाँ अशुद्धिकरण बन गया है। राम को पूछा, वहां पर को अशुद्धि बन गया है। तो मैंने राम से पूछा। तो इस तरह की कारक हम देख सकते हैं। और दूसरा, माँ ने मेरे को खाना बनाई, तो को करने का क्या होता है, वहां पर अशुद्धि बन गया है। तो इसे किस तरह आप लिखना है, माँ ने मेरे लिए, लिए का इस्तेमाल जब करेंगे तो सही तरीके से वहां पर शुद्ध बन जाता है वाक्य। तो माँ ने मेरे लिए खाना बनाई है। तो मेरे लिए इस तरह का एक कारक यहाँ पर सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो कारक का हो या लिंग का हो या संज्ञा का एक यहाँ पर एक अशुद्धियों को शुद्धिकरण करना चाहिए, तभी वहां पर शुद्धिकरण बनता है, वाक्य का एक शुद्ध सही तरीके से शुद्ध बन जाता है। दूसरा देखिए, जब तीसरा यहाँ पर हो गया, पहला जो आपको संज्ञा, दूसरा जो लिंग हो गया, तीसरा जो कारक हो गया, चौथा का जो आएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं वचन संबंधी अशुद्धियां। वचन में भी किस तरह शुद्धियां होती है यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए जैसे इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है, तो ये इस विषय पर क्या है, एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा एक अशुद्धिकरण बन गया है, देखिए यहाँ पर वचन में, यहाँ पर देखिए इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है। तो देखिए पुस्तकें वचन में मालूम है ना आपको, ये का वचन बहुवचन, तो यहाँ पर क्या बनाया है,
बहुवचन बना के रखे हैं, क्योंकि देखिए इस विषय पर सिर्फ यहाँ पर एक विषय के बारे में बता रहे हैं, सिर्फ एक विषय के पर बता रहे हैं, तो हम क्यों यहाँ पर बहुवचन का इस्तेमाल करें? तो वही यहाँ पर क्या हो गया, अशुद्धिकरण बन गया है। इस विषय पर कोई आपका हिंदी ही या एक विषय ले लीजिए, या कन्नड़ा का विषय ही ले लीजिए, विज्ञान का विषय, वहां पर सिर्फ एक विषय के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक विषय के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें बहुवचन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो वही यहाँ पर बता रहे, देखिए इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है। पुस्तकें बोले तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि विज्ञान साइंस, जब हम बहुवचन का कब इस्तेमाल करते हैं, देखिए इस सारे विषय पर एक भी पुस्तकें नहीं है। जब सारे बहुत, यहाँ पर क्या करें, सारे बहुत ज्यादा विज्ञान सब विषय के एक पुस्तक के बारे में हमें बातचीत कर रहे हैं, तभी यहाँ पर हम बहुवचन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ हमें एक विषय के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर हमें एकवचन का इस्तेमाल करना अति मुख्य है। तो आपका जो पांचवा आता है, देखिए सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। क्या है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां? यहाँ पर देखिए जब नाम का, जब संज्ञा का बातचीत आती है तो कोई व्यक्ति की नाम बताते हैं, जब सर्वनाम का एक बात आती है तो वहां पर व्यक्ति की जगह दूसरा एक नाम के बारे में बताते हैं। जैसा कि कोई राम कहकर हम बताएंगे तो वहां पर संज्ञा हो जाएगा, जब राम की जगह वह कहकर बताते हैं, वही यहाँ पर सर्वनाम, जो संज्ञा के बदले में उसका जो इस्तेमाल करने का जो वाक्य है, जो वर्ण है, उसे सर्वनाम कहकर बुलाया जाता है। तो वही यहाँ पर सर्वनाम संबंधी किस तरह अशुद्धियां होती है कहकर उदाहरण देखिए, मेरे से मत पूछो, तो देखिए मुझसे मत पूछो, तो यहाँ पर मेरे से, मेरे यहाँ पर हो गए, लेकिन मेरे कहकर यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन से यहाँ पर इसका इस्तेमाल ठीक नहीं किया है, तो यहाँ पर मेरे नहीं आएगा, से ठीक है लेकिन मेरे यहाँ पर ठीक नहीं है। तो जिसे, इसलिए मुझसे मत पूछो, तो मुझे, मुझसे इस तरह का एक इस्तेमाल ठीक तरीके से मालूम हो जाएगा। मेरे से मत पूछो, यहाँ पर सर्वनाम का अर्थ लेकिन है मेरे कहकर पता है, लेकिन मुझे मत पूछो का एक तरीके से बताने का वाक्य ही अलग होता है, मेरे से इस तरह का वाक्य का इस्तेमाल करना ही अलग होता है। तो वही यहाँ पर मुझसे मत पूछो, इस तरह का एक यहाँ पर क्या करना, सर्वनाम में यहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा देखिए, दूसरा उदाहरण, तेरे को अब जाना चाहिए। किस तरह यहाँ पर तेरे को, तेरे को यहाँ पर बता रहे, यहाँ पर सर्वनाम का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है, अशुद्धि बन गई है, तो उसे तुझे अब जाना चाहिए। तो तुझे, कोई आया है तो उसे व्यक्ति को तेरे से अब जाना चाहिए, तेरे को अब जाना चाहिए, तेरे से अब जाना चाहिए, इस तरह की वाक्य नहीं बनेगा। तुझे अब जाना चाहिए, वहां ठीक तरीके से वाक्य बन जाएगा। इस तरह एक क्या होता है, सर्वनाम संबंधी का एक शुद्धियां बनाना चाहिए। विशेषण संबंधी शुद्धियां, तो विशेषण का मतलब आपको पता है, विशेषण का मतलब कोई भी एक चीज की हमें विशेषता दिखाई देती है, वही विशेषण होता है। कोई व्यक्ति या वस्तु, कोई भी चीज हो, उसकी एक विशेषता के बारे में हम दिखाते हैं, बताते हैं, वही यहाँ पर विशेषण कहकर बुलाया जाता है। जैसे कि वह कौवा काला है, जैसे कि काला, वो कौन सा कलर है, कौन सा है पता नहीं, वहां पर क्या करें, कौवा काला है कहकर वहां काला का क्या है, वहां पर एक विशेषता बताते हैं, तो वही यहाँ पर विशेषण कहकर बताया गया है। जैसे मुझे बड़ी भूख लगी है, तो यहाँ पर क्या है, बड़ी, बड़ी का यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विशेषण है, उस बड़ी को यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ अशुद्धिकरण, लेकिन बड़ी का एक क्या है, एक विशेषण ठीक है, लेकिन वाक्य में वह सही तरीके से नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से मुझे बहुत भूख लगी है, तो यहाँ पर बहुत का एक क्या हो रहा है, सही तरीके से, सही ढंग से वाक्य बन रहा है। तो बड़ी भी करेक्ट है, यहाँ जो बड़ी भी एक क्या है, विशेषण सही है, लेकिन जो इस वाक्य में हम जब लिखते हैं तो बड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो वाक्य अशुद्धिकरण बन जा रहा है, इसलिए बहुत क्या होता है, सही तरीके से वाक्य बनता है। तो इस वजह से मुझे बहुत भूख लगी है कहकर यहाँ पर एक वाक्य बनता है,
किसमें? यहाँ पर विशेषण में। तभी देखिए इस तरह ये आपको परीक्षा में 5 अंक में वाक्य शुद्धिकरण कीजिए कहकर प्रश्न पूछते हैं। जैसा कि वाक्य शुद्ध कीजिए, परीक्षा में आपको जरूर कितने अंक में? 5 अंक में मिल जाएगा आपको। इस तरह की आप सही तरीके सही ढंग से जो वाक्य को शुद्धिकरण कर देंगे तो आपको 5 अंक मिलेंगे। तो देखिए पहला आपको बताऊंगी, देखिए किस तरह यहाँ पर कुछ उदाहरण है। मंदिर की चारों ओर दुकानें हैं। मंदिर की चारों ओर दुकानें हैं। देखिए मंदिर के चारों ओर दुकानें हैं, तो यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल हुआ है? मैंने आपको बताया था कि जैसे कि वाक्य शुद्धिकरण में यहाँ पर कारक का एक इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं किया गया है। तो देखिए मंदिर की चारों ओर, मंदिर की कहकर यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा, तो मंदिर के चारों ओर यहाँ पर कारक संबंधी अशुद्धि हो गई है, उसे हमें क्या करना चाहिए? शुद्धिकरण करना चाहिए। वहां पर कौन सा इस्तेमाल हुआ है? कारक संबंधी अशुद्धि का एक इस्तेमाल करके यहाँ पर शुद्धिकरण करना चाहिए। दूसरा देखिए, उसने अपने मित्र को 100 रुपया पूछा। उसने अपने मित्र से 100 रुपया पूछा, तो यहाँ पर क्या है? दोबारा यहाँ पर कारक संबंधी एक अशुद्धिकरण बन गया है। तो यहाँ पर देखिए उसने अपने मित्र को नहीं आएगा, उसने अपने मित्र से 100 रुपये पूछा। यहीं पर भी क्या है? कारक संबंधी अशुद्धि हो गई है। वहां सही तरीके से का एक इस्तेमाल करके शुद्धिकरण करना चाहिए। दूसरा देखिए, सरला ने कहानी पढ़ा। तो सरला ने कहानी पढ़ी, तो पढ़ी का यहाँ मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धिकरण बन गया है। तो लिंग से यहाँ पर क्या है? अशुद्धिकरण बन गया है। तो इस लिंग संबंधी अशुद्धिकरण को क्या करना चाहिए? वाक्य में शुद्धिकरण करना चाहिए। तो देखिए सरला ने कहानी पढ़ी, लड़की का वहां पर यहाँ पर स्त्रीलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्त्रीलिंग का यहाँ पर देखिए सरला क्या होती है? एक स्त्रीलिंग होती है। उसने पढ़ा नहीं, लड़का नहीं बता रहे, वहां पर लड़की का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पर पढ़ी कहकर लिंग का इस्तेमाल करके वहां वाक्य शुद्ध करना चाहिए। चौथा देखिए, बैल और बकरे चर रही है। तो देखिए बैल और बकरे चर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए किसका इस्तेमाल हो रहा है? यहाँ पर बहुवचन का, जैसे कि वचन संबंधी अशुद्धिकरण। जैसे कि बैल और, यहाँ पर दो जो चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम क्यों चर रही है लिंग का इस्तेमाल कर दिए गए हैं। तो देखिए रही है, तो दो चीजें हैं, दो जो प्राणी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वहां पर क्या किया गया है? अशुद्धिकरण में लिंग का इस्तेमाल कर गए हैं। तो इस तरह लिंग का इस्तेमाल करने से अशुद्धिकरण बन जाता है। तो वहां पर कौन सा यहाँ पर क्या करना चाहिए? बहुवचन का इस्तेमाल करना चाहिए। बैल और बकरे चर रहे हैं, तो वो सही तरीके से शुद्धिकरण बन जाएगा। पांचवा देखिए, कई विद्यालय खुला। तो देखिए कई विद्यालय खुले, दोबारा यहाँ पर क्या है? बहुवचन संबंधी। जैसा कि यहाँ पर क्या क्या खुला कहकर यहाँ पर दोबारा क्या होगा? यहाँ पर लिंग संबंधी एक अशुद्धिकरण बन गया है। तो उसे हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर कई का मतलब बहुत सारे विद्यालय, यहाँ पर कई का मतलब वो बहुत सारे, कोई भी हमें नाम तो मालूम नहीं, बहुत सारे एक विद्यालय का नाम यहाँ पर बता रहे हैं। तो इस विद्यालय खुले कहकर बताते हैं। खुली कहकर यहाँ पर लिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ पर वचन का इस्तेमाल करके हमें शुद्धिकरण करना चाहिए। तो किस तरह यहाँ पर वाक्य शुद्धि करते हैं? वाक्य शुद्धि करने का एक परिभाषा, कौन कौन सी एक भाषाओं का इस्तेमाल करना चाहिए? जब वाक्य बनाते हैं तो किस तरह एक वर्ण का इस्तेमाल करना चाहिए? जब वाक्य बनाते हैं तो वर्ण जब सही ढंग से हर एक वाक्य में वर्णों का जब इस्तेमाल करेंगे तो वाक्य बन जाएगा कहकर बताया था। और दूसरा, इसे कौन कौन से सर्वनाम में हो या कौन कौन से एक भाषा में कौन सी जगह किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कहकर मैंने आपको बताई। और दूसरा, संज्ञा संबंधी, सर्वनाम संबंधी, कारक संबंधी, वचन संबंधी और लिंग संबंधी, इस तरह के एक हर तरह के संबंधित एक अशुद्धियों को किस तरह से शुद्धिकरण करना चाहिए कहकर मैंने आपको आज की कक्षा में समझाई। धन्यवाद।